अगर कोई कपल कंसीव करना चाह रहा है तो उसके लिए ऐसी कौन सी पहली प्री कंसेप्शन है, वो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इन सब के बारे में हम पहले उनके टेस्ट कराते हैं। मदर के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें ब्लड ग्रुप एक इम्पॉर्टेंट है, तो फिर हस्बैंड का भी कराना होता है क्योंकि मदर फादर का जो भी माइनर अगर बच्चे में आता है। थैलेसीमिया ये क्या चीज है? थैलेसेमिया एक ब्लड की बीमारी है जो जेनेटिक है, क्रोमोसोम से आती है और उसमें ऐसा होता है कि एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। मैम एक और आम समस्या जो है कपल्स के बीच देखी जा रही है वो है सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटी। जिस जगह पे जिस टाइम पे आपको साथ रहना होता है बच्चे के लिए वो रह ही नहीं पाते, तो फिर इनफर्टिलिटी बढ़ती जाती है और लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन वो साथ रहे तब तो बच्चे हो, तो रिस्क लेना चाहते हैं। पेशेंट खुद आजकल इतने कन्वीनियंट हो गए हैं सिजेरियन को लेकर के कि मतलब बहुत सारी जगह ऐसे सुनने को मिलता है कि शायद पेन फील होगा या होगा, उस वजह से भी हाँ, ये ऑप्शन मैं कह रही हूँ टॉलरेंस कम हो गई, मतलब पेशेंट की टॉलरेंस कम हो गई। काफी लोगों को पता ही नहीं होता क्योंकि सिजेरियन रेट बढ़ा है। हमको कोई दिक्कत लगती है तो हम सिजेरियन से बच्चा करा देते, हम मरने नहीं देते उसको। अब पेशेंट हमको अंदर लेबर रूम में बोलती कि आप तो बाहर बोल दो इसको कोई दिक्कत है, मेरे को तो ऑपरेशन करा, मुझे करानी ही नहीं। नाम तो डॉक्टर का खराब होता है कि मैडम के वहां गए सिजेरियन, नॉर्मल का ट्राई दोगे और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो वो ड्रेडफुल है, बच्चा भी नहीं बचेगा, माँ भी नहीं बचेगी। नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश सेहतनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभिजीत शर्मा। देखिए, आज हमारे साथ इस एपिसोड में वो शख्सियत मौजूद है जिनकी वजह से न जाने कितनी ही घरों के दीपक रोशन, कितनी ही नन्ही जानों ने पहली सांस ली और कितने ही घरों में किलकारियां। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। देखिए, ये जो माता पिता बनने की जो अनुभूति है ये जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा भयावह भी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती है जो कपल्स को सहन करनी पड़ती है, महसूस करनी पड़ती है और उनका सामना करना पड़ता है। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि अगर कोई कपल कंसीव करना चाह रहा है तो उसके लिए ऐसी कौन सी पहली जो प्री कंसेप्शन है वो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि अभी इतनी अवेयरनेस अपने भारत में ऐसा नहीं है। काफी कॉर्पोरेट जो लेवल है वहां पे लोग समझते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा है जो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए जाते हैं। अदरवाइज अभी भारत में ऐसा लोग सोचते नहीं है कि हम कंसीव करना चाहते हैं तो हम पहले जाके मिले ताकि हमारे में जो कमी है वो पूरी हो और ताकि हमको एंटीनेटल, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद में परेशानी ना हो और ना हमारे बच्चे को हमारी कोई बीमारी है उसकी वजह से कोई असर हो। तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग दोनों की पार्टनर की होती है। जो पार्टनर हमारे पास आते हैं उसको हम पहले तो मिलते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स पूछते हैं कि इनके कोई बीमारी है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, कोई ऐसी बीमारी है जो फैमिली में रन करती है, जो जेनेटिक होती है, या फिर इनके सारे टेस्ट करवाते हैं हस्बैंड वाइफ के। आजकल बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस है जो HIV, HBsAg बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। VDRL जो आप कहते हैं कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इन सब के बारे में हम पहले उनके टेस्ट कराते हैं। मदर के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें ब्लड ग्रुप एक इम्पॉर्टेंट है। डायबिटीज का टेस्ट कराते हैं क्योंकि आजकल एशिया में डायबिटीज बहुत ज्यादा पाई जाती है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, खान पान बहुत चेंज हुआ है। थायराइड की टेस्टिंग होती है और एक थैलेसेमिया माइनर, जो थैलेसेमिया का टेस्ट कराना जरूरी होता है। अगर मदर पॉजिटिव आती है थैलेसेमिया माइनर तो फिर हस्बैंड का भी कराना होता है क्योंकि मदर फादर का जो भी माइनर अगर बच्चे में आता है। थैलेसीमिया ये क्या चीज है? थैलेसेमिया एक ब्लड की बीमारी है जो जेनेटिक है, क्रोमोसोम से आती है और उसमें ऐसा होता है कि एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। तो जो एबनॉर्मल, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है और वो हीमोग्लोबिन जब ये ब्लड छोटी कैपिलरीज में, जैसे बड़ी वेसल में तो ठीक है, जब हमारे एंड ऑर्गन्स में छोटी कैपिलरीज में जाते हैं तब वो टूट जाता है। तो उससे हमेशा हीमोग्लोबिन टूट जाता है, हीमोग्लोबिन, तो वो हीमोग्लोबिन की कमी रहती है। लेकिन ये जो एक्स पे है, वाई पे है, ये जेनेटिक जो भी क्रोमोसोम्स पे होते हैं, अगर वो मदर में भी है और फादर में भी है और वो लोग कैरियर है, अगर दोनों का कैरियर वाला जीन अगर बच्चे में आ गया तो थैलेसेमिया मेजर
पाया जाता है और उसमें ब्लड बनता ही नहीं है, वो ब्लड टूटता जाता है। इसको हर सप्ताह बच्चे को खून चढ़ाना पड़ता है और वो अब तो बोन मेरो अपन HLA मिल जाते हैं तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट से थोड़ा सा उसका अपन इलाज करवा सकते हैं। अदरवाइज ये लाइलाज बीमारी है, उससे बच्चा 6-7 साल 8 साल जिंदा रह सकता है, क्योंकि रोज हर सप्ताह ब्लड चढ़ाना पड़ेगा तो ना तो उसका ग्रोथ होता है और ना ही उसको फिर ब्लड से फैलने वाली बीमारियों उसको हो जाती है। तो ये बहुत खराब बीमारी है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो प्रिवेंटेबल है, तो उसको हमको प्रिवेंट करना चाहिए। तो ये टेस्ट हमको कराना चाहिए, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए आते हैं। प्लस अगर कोई हीमोग्लोबिन की कमी है मदर में, प्रोटीन की कमी है या शुगर ज्यादा है, थायराइड अगर ऊपर नीचे है, तो हमको उसकी दवाई पहले स्टार्ट करनी चाहिए ताकि उसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी वजह से उसके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। फॉलिक एसिड भी हम पहले स्टार्ट कर देते हैं ताकि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होती है, स्पाइना बाइफिडा, एनेनकेफेली और ये सब बीमारी हम ये सब करने से हम रोक सकते हैं। तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एंटीनेटल काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। जो गर्भवती पेशेंट जब दिखाने जाती है, एंटीनेटल चेकअप के लिए जाती है, वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही प्री कंसेप्शन काउंसलिंग भी इंपॉर्टेंट है। तब से हमको कोई चीज कम करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही हमको स्टेप्स लेने होते, तो ये उसमें पहला स्टेप। जी मैम, एक और आम समस्या जो है कपल्स के बीच देखी जा रही है वो है सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटी। फिर चाहे वो खान पान की वजह से है या लाइफस्टाइल या जो भी चीजें हो रही है, मतलब ये किस तरीके से आप लोगों के पास कैसे केस आते हैं और कैसे आप उनसे डील करते हैं? इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ही पाई जाती है क्योंकि आजकल सभी लोग पहले पढ़ाई, फिर कैरियर और फिर शादी, और शादी के बाद सेटल होने के बाद बच्चा करेंगे, ऐसा सोचते हैं। नॉर्मली फीमेल्स की जो फर्टिलिटी मैक्सिमम फर्टिलिटी होती है 20-22 साल से लेके 28 साल तक। 28 साल की उम्र के बाद उसकी फर्टिलिटी कम होती जाती है और 35 के बाद तो और कम होके 40 इयर्स के बाद तो मेनोपॉज ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो जो मैक्सिमम फर्टिलिटी जिस टाइम पे होती है उस टाइम पे तो आजकल कोई शादी करने को रेडी नहीं होता है, तब तक तो सब पढ़ाई चलती है। तो जब शादी ही नहीं करेंगे, जब शादी करने के बाद वो सोचते हैं हम 1-2 साल एक दूसरे को जाने करें, फिर सेटल हुए, उसके बाद बच्चा करते, तो वो ऑलरेडी 30 क्रॉस कर चुके होते हैं। अब 30 के बाद तो वैसे भी फर्टिलिटी कम हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हर कपल हर महीने बच्चा पैदा कर सकता है, नहीं, भगवान ने एक ऐसा नियम बनाया है कि कुछ हर बार साथ रहने के बाद भी कुछ ही टाइम पे बच्चा लगता है। तो ये चीज धीरे धीरे फिकंडिटी बोलते हैं जिसको, वो हस्बैंड वाइफ दोनों की कम होती जाती है। और आजकल एनवायरमेंटल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल जो ये पॉल्यूशंस जो है, ये सब चीजें खान पीन में इतना खराब है, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस है, पढ़ाई का है, शादी का है, प्लस कैरियर ओरिएंटेड है। कई बार इतने डिस्टेंस रिलेशन होते हैं, मतलब हस्बैंड यहाँ काम करते, वाइफ यहाँ काम करते, तो जिस जगह पे जिस टाइम पे आपको साथ रहना होता है बच्चे के लिए, वो रह ही नहीं पाते, तो फिर फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी बढ़ती जाती है। और लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन वो साथ रहे तब तो बच्चे हों। तो हम लोगों को यही सलाह देते हैं कि अर्ली मैरिज कर लो, 28-30 के बाद नहीं, और जल्दी से बच्चा कर लो। मैम, एक इमोशनल अटैचमेंट का भी इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? इमोशनल अटैचमेंट तो ये तो है ही, जब इमोशनली आप अटैच होएंगे जी, तो नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे पुरुषों की बात करें तो शायद स्पर्म काउंट कम हो जाता है इस वजह से, या और क्या क्या कारण रहते हैं? अभी आजकल तो लोग इतना व्यसन करते हैं, सिगरेट है, तंबाकू है, लीकर है, और आजकल तो अब नए नए जो ये मारिजुआना और ये जो ड्रग्स और ये वीड और ये सब लेते हैं, उसकी वजह से नो डाउट स्पर्म काउंट कम होता ही होता है। प्लस लैपटॉप गोदी में रखने के काम करने से, क्योंकि जो स्पर्म काउंट कम हो जाता है उसको ज्यादा गर्मी मिलने से, इसीलिए स्क्रॉटम बाहर होता है, शरीर में नहीं होता है, क्योंकि अपना 36 डिग्री है, उसको कम डिग्री चाहिए। तो जब आप गोदी में लैपटॉप के काम करेंगे या गर्मी के पास कोई काम करेंगे तो स्पर्म काउंट कम हो ही जाता है। जी मैम, एक और इसमें मेरा ये सवाल निकल के आ रहा है कि आपने बात बताई कि मोनोपॉज शुरू हो जाता है एक सर्टेन एज के बाद, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो जो समस्या आ रही है प्री मोनोपॉज, हाँ, उसमें जो कम उम्र की महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं, उनको ये समस्या का सामना करना पड़ता है। आजकल लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो रही है कि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है। मोटापा, और जो हमारा खान पान है, हमारा कार्बोहाइड्रेट इनटेक ज्यादा है,
फैट ज्यादा इंटेक करते हैं, प्रोटीन कम करते हैं, हमारी सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज कम करते हैं, उसकी वजह से मोटापा की वजह से एक पीसीओडी करके प्रॉब्लम हो रही है। पीसीओडी में यूजुअली अर्ली मेनोपॉज होता है और ये थोड़ा सा जेनेटिक भी होता है कि मदर को जल्दी मेनोपॉज है तो अपनी बेटी को या बहन को भी मेनोपॉज जल्दी होने की संभावना रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी होने लगा, लेकिन लोग अवेयर होने लगे हैं। पहले के जमाने में लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, बिजी रहते थे, घर में लोग काम करते थे, एक दूसरे का सपोर्ट होता था। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गया, अगर कामकाजी महिला है तो उसको स्ट्रेस उसका भी है, प्लस हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसका भी है, और जो अकेली रहती है उनको तो स्ट्रेस होना ही होना है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपने में बिजी है, हस्बैंड अपने में बिजी है, तो उसको लगता है कि अब मेरी किसी को जरूरत नहीं है। तो ये जो मेनोपॉज जो टाइम होता है, प्री मेनोपॉज, नॉर्मली मेनोपॉज स्टार्ट होने से 2-3 साल पहले और उसके बाद, तो ये जो है वो एक ट्रांजिशन फेज होता है। जैसे प्यूबर्टी एक ट्रांजिशन फेज होता है, बहुत ज्यादा मेंटल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल इमोशनल चेंजेस होते हैं, वो प्रेसिपिटेट होता है। और अब लोग ज्यादा डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं, अवेयरनेस बढ़ गई यूट्यूब से या गूगल से या सब पढ़ के या एक दूसरे से बात करके, तो वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और ये अब प्रिवेलेंट होने लगा है। मतलब पहले भी होता ही था, लेकिन अब लोग उसको फुल्ली एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। जी। एक और आम समस्या देखने को मिल रही है, आप लोग तो खैर रोज देखते होंगे, कि एक्टोपस प्रेगनेंसी करके एक और नई बीमारी कहेंगे इसको या क्या? एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक नई बीमारी नहीं है, कोई 1000 में एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। नॉर्मली जो बच्चा बनता है वो नली में ही बच्चा बनता है, बनने के बाद वो बच्चेदानी में आता है। तो वो जो पीरियड होता है उसमें कोई रीजन की वजह से वहां पे कोई जाले से बन गए या ट्यूब टॉर्चुअस हो गई या अंदर उसका सीलिएटेड जो इसकी एपिथेलियम होती है जो फंक्शन करनी चाहिए नॉन फंक्शनिंग हो गई, तो वो बच्चा वहीं अटक जाता है, तो ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर वो बच्चा अगर जहां से उसका अंडा बना है ओवरी में हो जाता है तो ओवेरियन एक्टोपिक हो जाती है। तो मोस्ट कॉमन तो ट्यूब में ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉमन है। और आजकल सोनोग्राफी हम जल्दी करा लेते हैं, पेशेंट हॉस्पिटल जल्दी टेस्ट करा लेते हैं, इन सब वजह से ये सब चीज देखने को मिलती है। पहले तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब रप्चर हो जाती थी, पेशेंट सीरियस हो जाता तब हॉस्पिटल पहुंचता था, तो तब पता ही नहीं चलता था डॉक्टर्स को और सबको। तो आजकल सोनोग्राफी और इसकी वजह से अच्छी बात है, ब्लड टेस्ट की वजह से हम जल्दी डायग्नोस कर पा रहे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को और महिलाओं को बचा पा रहे हैं। जी, एक और सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि आप दिन रात आपके पास इस तरीके के मरीज आते हैं, और तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसे कैसे किस तरीके के कैसे केस आते हैं जिसके अंदर जो महिलाएं हैं जो घरेलू इलाज अपनाती हैं, कुछ उनकी जैसे सास हैं या मदर हैं, वो उनको अपनी कुछ अलग होम रेमेडीज बता देती हैं और उसकी वजह से उनको कई ऐसी समस्याएं होती है, फिर वो केस होता है कि वो आपके पास बाद में आते हैं और फिर वो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है। ये तब तो आजकल तो सबको अवेयरनेस हो गई है, इसलिए अब लोग हॉस्पिटल पहुंचने लगे। प्लस सरकार का भी एक रवैया अच्छा है, जो आंगनवाड़ी खोली है, जो उन्होंने जहाँ पे वो आशा बहन जी होती है वो हर घर में जाके और सब लोगों को जो पहुंच नहीं पाते हॉस्पिटल तक, उनको वहीं पे आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां देती हैं, टेस्ट कर लेते हैं, उनको कार्ड बनाते हैं ताकि उनका वैक्सीनेशन अब सबको अवेयर करती है। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि माँ ऐसे बोलती थी, हमने भी तो ऐसे ही करे हैं, तो तुम्हारे कौन से नए बच्चे हो रहे हैं, तो तुमको क्या जरूरत है सोनोग्राफी करानी, सोनोग्राफी से बच्चे को रेडिएशन होगा, कोई दिक्कत हो गई, ये सब मिथ्स है, ऐसा नहीं होता। एक्सरे और सीटी स्कैन इन दोनों से रेडिएशन होता है, लेकिन सोनोग्राफी और एमआरआई से नहीं होता। एमआरआई तो हम कराते भी नहीं है, लेकिन सोनोग्राफी रोज भी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड है, जो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव हम सुन सकते हैं उससे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स है जो हमको नुकसान नहीं करते। वो साउंड वेव्स टकराते हैं और टकरा के जाते तो उसकी इमेज बनती है। तो सोनोग्राफी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कई लोग ऐसा करते कि नहीं एक ही कराएंगे, 2 ही कराएंगे, बच्चे को नुकसान होगा, उसकी वजह से कई बार कुछ चीजें अनडायग्नोज रह जाती हैं। जब पता चलता है तब वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है, जैसे एनोमली, बच्चे में कोई एनोमली, अगर पहले कराते तो पहले हम अबॉर्ट करा देते बच्चा, अब वो बच्चा बड़ा होके मंदबुद्धि का रहेगा, या वो माँ और बच्चा ही सफर करता है फिर। तो ये जो चीजें हैं वो अभी भी सोच काफी लोगों की बदली नहीं है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में 9 मंथ की प्रेगनेंसी में कितनी सोनोग्राफी कराना?
सबसे पहले तो एक डेटिंग स्कैन होता है जो पहले 2 महीनों में हो जाता है। जैसे प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है तो 20-25 दिन में एक बार कराना होता है, जिससे एक तो डेट निकल जाते हैं बच्चे की, 1 या 2 बच्चे हैं वो पता चल जाता है, और कोई यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, कोई गांठ है, कोई ओवरी में सिस्ट है, वो पता चल जाता है। सेकेंड सोनोग्राफी होती है 3rd मंथ कंप्लीट होने से पहले, वो एक NT-NB स्कैन होता है जो क्रोमोसोमल एनोमली के लिए कराते हैं, जो डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम, ये जो ट्राइसोमी एन्यूप्लॉइडिस कहते हैं कि जहां 2 क्रोमोसोम होने चाहिए, जहां 3 क्रोमोसोम होते हैं, तो ट्राइसोमी 21, 18 एंड 13 ये 3 जो मोस्ट कॉमन एन्यूप्लॉइडीज है उसके लिए हम कराते हैं। उसमें एक बहुत अच्छी जगह पे सोनोग्राफी कराना जरूरी है, जो एक्सपर्ट है फिटल मेडिसिन में, उससे करानी चाहिए। उसके साथ एक डबल मार्कर टेस्ट होता है, ये दोनों केमिकल मार्कर एंड सॉफ्ट मार्कर, ये दोनों मिला के एक ग्राफ बनता है जिससे पता चलता है कि आप यू आर इन हाई रिस्क और लो रिस्क। अगर हाई रिस्क होता है तो फिर उनकी और इन्वेसिव टेस्ट होते हैं ताकि हम बच्चे का ही क्रोमोसोम की स्टडी करें, एम्नियोसेंटेसिस करते हैं, और लो रिस्क में होता है तो हम उसको कैरी कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। फिर 3rd सोनोग्राफी होती है 4.5 महीने पे। पहले तो सरकार का नियम था कि 20 सप्ताह तक ही हम बच्चा गिरा सकते हैं, इसलिए 19 वीक्स पे सोनोग्राफी करते थे ताकि कंजेनाइट एनोमली रूल आउट हो जाए, जो मतलब हेड टू टो सब बोन्स और सब कुछ देखते हैं। फिर 7 मंथ में ग्रोथ स्कैन होता है जिसमें हम देख लें कि 2 महीने बाद भी बच्चा बराबर बन रहा है कि नहीं, उसके कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, पानी की कमी तो नहीं हो रही है, जिस हिसाब से बच्चे का वजन होना चाहिए वो हो रहा है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी तो नहीं हो रही। और 9th मंथ में हम पूरा बच्चा बन जाता है तो हम लाइकर देखते हैं, उसका वेट देखते हैं, उसकी लाई देखते हैं कि सीधा उल्टा टेढ़ा मेढ़ा कैसा है, और एक कलर डॉपलर स्टडी होती है जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे को खून कितना पहुंच रहा है। तो ये 5 सोनोग्राफी अभी मिनिमम हम 5 कराते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम हर वीक सोनोग्राफी भी एडवाइस करते हैं और कभी 15 दिन में भी एडवाइस करते हैं। जी, आपने बताया बच्चे का उल्टा है या सीधा है, वो सारी चीजें। तो अभी एक चीज बहुत सुनने में मिलती है कि सिजेरियन के लिए कहा जाता है कि आम बात हो गई है, नॉर्मल डिलीवरीज आजकल नहीं होती है, इसके पीछे क्या कारण है? हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हुई है कि हमारा चलना फिरना उठना बैठना बंद है ना, हम स्क्वाट्स लगाते ही नहीं है। पहले के जमाने में नीचे बैठ के खाना बनता था तो कितनी बार औरतें बैठती उठती थी, खेतों में काम करते थे तो उकड़ू बैठ के काम करते थे, तो हमारी बोन्स भी लूज होती थी, लिगामेंट्स लूज होते थे, बच्चा खिसक जाता था, और हम इतना फिजिकल वर्क करते थे कि जो हमने खाया पिया है वो पच जाता था। आजकल घरों में कोई काम नहीं है, सब सेडेंट्री है, करते भी होंगे तो वो बैठने वाला काम है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा खाना पीना आप देख रहे होंगे, पहले के जमाने में लोग खाते और अब में बहुत फर्क है, कार्बोहाइड्रेट मैदा खूब खाते हैं। तो बच्चे का वजन पहले, जब मैं ये अभी 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब नॉर्मली हमारे 3 किलो का बच्चा होता था तो हम सोचते आज तो मैंने 3 किलो का बच्चा नॉर्मल कराया है ना, और अब 3 किलो तो आम बात है, 3, 3.25, 3.5, पौने 4 ऐसे किलो के बच्चे हो रहे हैं। बेसिकली जो मदर पेल्विस है वो हड्डी है, जो आप बोनली पेल्विस कहते हो, और बच्चे का सर है वो भी हड्डी है, तो वो हड्डी में हड्डी जाएगी। आप ये मानो कि आपकी मदर की है ऐसी आपकी होनी है जेनेटिक, वो तो कुछ बदला नहीं, लेकिन आप मोटे हो गए हो, आपकी टॉलरेंस कम हो गई है, आपका बच्चा जो है वो भारी हो गया है, तो इतनी हड्डी में एक बच्चा तो आराम से चला जाएगा जो छोटा है, एक बड़ा है वो घिस घिस के निकलेगा। अब अपने पास फैसिलिटी इतनी सारी हो गई कि डॉपलर हम कर लेते हैं, हम फीटल्स धड़कन सुन लेते हैं, हम सोनोग्राफी कर लेते हैं, तो हमको तुरंत पता चलता है कि इसकी धड़कन कम हो रही है या हो रही है नहीं हो रही है। फिर आजकल सिजेरियन एक आम बात हो गई है, वो नॉर्मल और सिजेरियन में कोई फर्क नहीं। पहले के जमाने में होता था कि सिजेरियन एक बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि तब फैसिलिटी नहीं थी, प्लस लोगों को आता नहीं था, मतलब जो टेक्निक तब होती थी अब बहुत चेंजेस हैं उसमें, तो उसमें ब्लीडिंग ज्यादा होती थी, इन्फेक्शन होता था, सीधा कट लगाते थे तो पेट खुल जाता था, तो लोग उससे डरते थे। और पहले के जमाने में बहुत बच्चे होते थे, लोग सोचते थे 8-10 बच्चे हो गए, 2 मर गए 2 जिंदा है। अभी पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट वो दोनों कम हुआ है। क्यों? क्योंकि सिजेरियन रेट बढ़ा है, हमको कोई दिक्कत लगती है तो हम सिजेरियन से बच्चा करा देते, हम मरने नहीं देते उसको। या फिर मदर को भी कोई प्रॉब्लम होती तो हम पहले बीपी बढ़ जाता, तो कितनी औरतें मर जाती थी, पहले डिलीवरी में ही मर जाती थी, मुमताज महल मर गई है, स्मिता पाटिल मर गई थी पीपीएच में, आजकल हम सब बचा लेते हैं सबको। तो टेक्निक बढ़ी है, नो डाउट सिजेरियन रेट भी बढ़े हैं, और आजकल तो शहरों की जो लड़कियां हैं उनकी तो लाइफस्टाइल की वजह से ही ये सब फर्क है। और लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, लोग सोचते कि हम 1 या 2 बच्चे करेंगे तो हमको रिस्क लेना है ना डॉक्टर, और लिटिगेशन इतने बढ़ गए हैं कि अगर हमने नॉर्मल की ट्राई करी और बच्चे को कोई सांस में दिक्कत हुई या अटक के बच्चा हुआ तो पेरेंट्स ही हमको बोल देते आप तो सिजेरियन कर देते, फिर ना डॉक्टर रिस्क लेना चाहता है ना पेरेंट्स रिस्क लेना चाहते हैं। पेशेंट खुद आजकल इतने कन्वीनियंट हो गए हैं सिजेरियन को लेकर के कि मतलब बहुत सारी जगह ऐसे सुनने को मिलता है कि शायद पेन फील होगा या होगा, उस वजह से भी हाँ, मैं कह रही हूँ टॉलरेंस कम हो गई है, मतलब
पेशेंट की टॉलरेंस कम हो गई। बिल्कुल। काफी लोगों को पता ही नहीं होता। अब पेशेंट हमको अंदर लेबर रूम में बोलती कि आप तो बाहर बोल दो, इसको कोई दिक्कत है, मेरे को तो ऑपरेशन कराना है, मुझे करानी ही नहीं दे। अच्छा। नाम तो डॉक्टर का खराब होता है कि मैडम के वहां गए, सिजेरियन हो गया। आजकल 10 लड़कियों में से कम 5 लड़के ऐसा बोलती कि मुझे नहीं करा। और फिर एक बार सिजेरियन हो गया तो दूसरी बार रिस्क अपन नहीं ले सकते, और फॉक्सी गाइडलाइन आ गई कि प्रीवियस सिजेरियन है तो आप उसको नॉर्मल का ट्राई दोगे, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो वो ड्रेडफुल है, बच्चा भी नहीं बचेगा, माँ भी नहीं बचेगी। तो आपको क्या लगता है इसके लिए कोई अपने को काउंसलिंग की जरूरत है, या कुछ इस तरीके का कि मदर को कैसे मेंटली किसके लिए कैसे स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग बहुत जरूरी है, प्लस खान पीन का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। काफी लोग जब हमारे पास एंटीनेटर आते तो ऐसा बोलवा के लिखते थे, आप बोल दो रेस्ट लिख दे। मैं कई बार कहती हूँ मैं रेस्ट नहीं लिखूंगी। प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है ना, ये एक फिजियोलॉजी है, आपको सब काम करने हैं। हाँ, जिसको जरूरत है उसको रेस्ट लिखेंगे, जिसके बच्चे खराब हो गए, प्री टर्म डिलीवरी, कोई पेन्स हो रहे हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन है तो बात अलग है। अदरवाइज आपको सारे ही काम करने हैं जो आप पहले कर रहे थे, क्योंकि आप काम नहीं करोगे, आपका बच्चे का वजन, आपका वजन बढ़ेगा, आपकी जो लिगामेंट से वो लूज नहीं होगी, तो आप कैसे बच्चा होएगा, और आप पेन टॉलरेट ही नहीं कर पाओगे। लोगों की टॉलरेंस ही बहुत कम हो गई है। तो मैं तो हमेशा ही पेशेंट को समझाती हूँ कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लस उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आजकल तो योगा सेशंस होते हैं, और काफी चीजें, काउंसलिंग चलती है, हमारी एक साइट भी चलती है जिसमें पेशेंट को समझाते हैं कैसे करो, एक्सरसाइज करो। और हमारे पास तो पेशेंट आते तो हर बार हम बताते कि ये काम करो, वो करो, ये करो, उससे आपका नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे। तो मैम एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आप जनता आपको देख रही है, तो आप एक क्या मैसेज देंगे आजकल के कपल्स को? मैं सिर्फ महिलाओं की या माताओं की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें ऑब्वियस हस्बैंड वाइफ का पूरा रोल रहता है, चाहे वो मेंटली सपोर्ट हो या फिजिकली सपोर्ट हो, जिस तरीके से। तो एक क्या मैसेज रहेगा कि किस तरीके से आप चाहे कंसीव करना चाहते हैं या प्री मैटरनिटी या पोस्ट मैटरनिटी, क्या किस तरीके से चीजों को मैनेज करें और हैंडल करें? मैं तो अभी यही मैसेज देना चाहूंगी कि आजकल जो स्ट्रेसफुल जो लाइफ है सबके जीवन में, तो शादी ऑलमोस्ट 28 से पहले हो जानी चाहिए, और बच्चा जल्दी प्लान कर लेना चाहिए। एक बच्चा तो हो ही जाना चाहिए, फिर दूसरे बच्चे में आप 2-3 साल का वेट कर लो तो ठीक है। और अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हो तो आपको पहले आपके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और जो भी आपकी कमियां हैं पूरी करो, फिर बच्चे को प्लान करो, और जो डॉक्टर एडवाइस करता है उस हिसाब से सब फॉलो करना चाहिए, दवाइयां लेनी चाहिए, टेस्ट कराने चाहिए, और डिलीवरी के लिए सेफ ऑप्शन चुनना चाहिए, एक अच्छी जगह चुननी चाहिए जहाँ पे आपको संतोष हो और वहां पे सारी फैसिलिटी हो। और डिलीवरी के बाद जितना अपन एंटीनेटली मदर का ध्यान रखते हैं उतना ही पोस्टमार्टम जरूरी है। बच्चा होने के बाद भी माँ को उसी आयरन और कैल्शियम की जरूरत होती है जो हम नहीं लेते। उसके बाद उसको परमानेंट फिर उसको प्रॉब्लम होने लगती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, कमर में दर्द होने लगता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और फिर जब दूसरा बच्चा करे तभी ऑलरेडी डेफिशिएंट होगी, तो फिर दूसरा बच्चे को भी परेशानी होती है। तो ये पोस्टमार्टम पीरियड में भी बहुत कुछ ध्यान रखना जरूरी है। जो हमारे पुराने नियम जो है उसको बदल के जो अभी हम कह रहे हैं उसको अपनाना चाहिए, और सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और बच्चे को भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए, मदर का भी इतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर नेहा भारद्वाज, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आप कंसीव करने से पहले और कंसीव करने के बाद चीजों का ध्यान रख सकते हैं, कैसे रूढ़िवादी और पुरानी चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़ें और नई तकनीक को और नई जो विज्ञान है, जो मेडिकल विज्ञान है, इसको जो फैसिलिटीज है इसको अपनाएं और एक अच्छे और हेल्दी बच्चे को जन्म दें। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज की खास पेशकश सेहतनामा। मैं हूं आपके साथ अभिजीत शर्मा। नमस्कार।